टॉपिक क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। कौन सी टॉपिक है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिए थे, ठीक है। जो भी समझाना था मगते वाले वीडियो में सब समझा दिए, ठीक है। आज देखते हैं इंट्रोडक्शन में रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होते हैं। द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज ए वाइटल ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। The respiratory system is a vital organ system responsible for the supply oxygen to the lungs, oxygen to the body and remove carbon dioxide। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का एक कौन सा है? वाइटल ऑर्गन होता है या फिर वाइटल सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। बात समझ में आया? फिर इसके बाद क्या है? इन प्राइमरी फंक्शन इट गैस एक्सचेंज विच टेक प्लेस इन द टाइनी एयर, ठीक है। टाइनी एयर साक्स कार्ड एल्वोलाई। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है ये क्या होता है? एक्सचेंज का होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन अगर देखा जाए तो क्या होता है? एक्सचेंज का होता है। किसका एक्सचेंज? गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये जो एक्सचेंज होता है ये एक्चुअली में कहाँ पे देखा जाता है? हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो सबसे लास्ट वाला ऑर्गन होता है जिसको हम लोग एल्वोलाई के नाम से जानते हैं उसमें देखा जाता है, ठीक है। मींस कि ये एल्वोलाई से हमारा ऐसे ब्रांचेस निकली रहती है, ऐसे ढेर सारी क्या निकली रहती है? ब्रांचेस निकली रहती है। उस ब्रांचेस को किस नाम से जानते हैं? उस ब्रांचेस को ब्रोंकियोलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस ब्रांचेस को किस नाम से जानते हैं? ब्रोंकियोलस के नाम से जानते हैं। इसी ब्रोंकियोलस में क्या अटैच रहता है? एल्वोलाई, जो क्या होता है? गुच्छेनुमा संरचना होता है। अंगूर के गुच्छेनुमा संरचना होता है। इसीलिए अंगूर खाने से हार्ट का लंग्स हमारा मजबूत होता है। अंगूर को खाने से क्या मजबूत होता है? लंग्स मजबूत होता है। जो अंगूर की गुच्छेनुमा संरचना एकदम सेम वैसे ही संरचना कहाँ पे होती है? हमारे लंग्स में होती है। लंग्स के किस पार्ट में होती है? एल्वोलाई वाले पार्ट में होती है। मतलब कि एल्वोलाई ही हमारी क्या होती है? गुच्छेनुमा अंगूर की तरह क्या होती है? एक संरचना होती है। बात समझ में आया? एक्चुअल में यही क्या करती है? गैसेस का आदान प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। यही जो एल्वोलाई होती है वही क्या करती है? गैसेस का आदान प्रदान करती है, ठीक है। बात समझ में आया इतना? ठीक है। दीज ग्रुप ऑफ ऑर्गन टिश्यू आर नोन एज द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। मतलब कि इस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जितने भी ऑर्गन या फिर टिश्यू आएंगे, इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन या फिर टिश्यू आएंगे वो सारे ग्रुप हमारे क्या कहलाते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये सारे ग्रुप क्या करते हैं? which including passes of the air through the nose, ठीक है। ये क्या करते हैं? हमारे बीच इंक्लूड जितने भी ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं? एयर को पास करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? नोज के थ्रू क्या करते हैं? एयर को पास करते हैं। कहाँ तक करते हैं? एल्वोलाई तक करते हैं। ये जो ऑर्गन होते हैं वो नोज के थ्रू एयर को पास करते हैं। कहाँ तक? एल्वोलाई तक करते हैं। एल्वोलाई से वो कहाँ पे जाता है? हमारे लंग्स में। मतलब कि इन द लंग्स में जो एल्वोलाई प्रेजेंस रहती है वहाँ तक एयर को पास करने के लिए ये सारे ऑर्गन हमारे क्या होते हैं? रिस्पायरेट मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात समझ में आया? अब देखो जैसे कि एयर है, क्या है? हवा में 2-3 चीजें पाई जाती है। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया 72% पाया जाता है और आपका 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.4% पाया जाता है। और एयर कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है एयर, ठीक है। आप क्या करते हैं? हवा लेते हैं। हवा के साथ क्या आपके बॉडी में क्या जाता है? कितना जाता है? 28% आपका एयर जाता है, ठीक है। 78% क्या जाता है? नाइट्रोजन जाता है। और 0.4% क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। जब आप एयर को देते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा? नोज में जाएगा। नोज के बाद कहाँ पे जाएगा? नोजन कैविटी में जाएगा। नोजन कैविटी के बाद वो कहाँ पे जाएगा? आपका फेरिंक्स में जाएगा। फेरिंक्स के बाद वो लैरिंक्स में जाएगा। यही जो लैरिंक्स होती है, फेरिंक्स और लैरिंक्स हमारे साउंड के प्रोडक्शन में भी मदद करती हैं। जो हम बोलते हैं हमारी आवाज बहुत ही स्लो निकलती है, लेकिन फेरिंक्स और लैरिंक्स क्या करती है? उसको वाइब्रेट करके बनाती हैं, ठीक है। उस आवाज को क्या करती है? वाइब्रेट कर देती है। मीन्स कि उस आवाज की वैल्यू को क्या करती है? बढ़ा देती है। जैसे आप साउंड रेट थोड़ा सा चल रहे हैं लेकिन आप उसके वैल्यू को बढ़ा देंगे तो आवाज क्या होती है? तेज निकलती है ना। वैसे ही ये हमारे बॉडी में काम करती है।
अगर आवाज स्लो है, स्लो जो आवाज निकलती है वो स्लो होती है, उसके वाइब्रेशन को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है। फेरिंग्स और लैरिंग्स उसमें भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा ये हमारे गैसेस को पास करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद एयर कहाँ पे जाता है, ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया के पास ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के पास ब्रोंकियोलस और एल्वुलाई में जाता है। एल्वुलाई क्या करती है, इसमें से क्या लेती है, सिर्फ ऑक्सीजन लेती है। क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है और नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ऐसे छोड़ देती है। सिर्फ क्या एब्जॉर्ब करती है एल्वुलाई, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। जितना परसेंटेज तक नाइट्रोजन रहेगा, मीन की 78% नाइट्रोजन को पूरा का पूरा आपके बॉडी से निकाल देती है, नाइट्रोजन नहीं देती है। ठीक है, क्या लेती है, सिर्फ आपका ऑक्सीजन देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी उसमें रिमूव करके भेजती है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करती है, वापस रिमूव कर देती है। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कितना परसेंटेज देती है, 4% तक रिमूव करती है। गया कितना था, 0.4% गया था, लेकिन वापस कितना आएगा, 4% ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी के कुछ, हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, रिमूव होते हैं। बात समझ में आया, वो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे गया, एल्वुलाई तक गया। ठीक है, जब हमारा ऑक्सीजन नोज से होते हुए एल्वुलाई तक जाता है तो इस प्रोसेस को, यहाँ तक की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक कहलाती है, या फिर रिस्पायरेशन कहलाती है। इसके अलावा जब हमारा ऑक्सीजन ब्लड से लेकर हमारे सेल तक जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। जब तक लंग्स के पास है, मींस कि एल्वुलाई तक है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। लेकिन जैसे ही वो ब्लड से हमारे सेल तक जाता है, वो क्या कहलाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से हमारे बॉडी में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हम ले रहे हैं एनर्जी, तो किसके थ्रू बनती है, ऑक्सीजन की वजह से बनती है। यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, मतलब कि बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में हो रहा है, लेकिन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल का रिएक्शन हो रहा है। O2 हमारा क्या है, केमिकल, ये तो है एक टाइप का। CO2 क्या है, केमिकल ही है। हमारा ग्लूकोज क्या है, केमिकल है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो O2 होता है वो ग्लूकोज, अब हमारे सेल्स में क्या प्रेजेंस होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंस होते हैं, सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जैसे ही सेल में गया, सेल में क्या प्रेजेंस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है, एनर्जी बनाने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है, पता है। तो ये जैसे ही O2 आपके माइटोकॉन्ड्रिया सेल में गया, सेल पहले तो ब्लड में गया, ब्लड के बाद कहाँ पे जाएगा, सेल में जाएगा। सेल में जैसे ऑक्सीजन पहुंचेगा, उस ऑक्सीजन को कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ठीक है, उस ऑक्सीजन को कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो आपके बॉडी में एनर्जी ना हो पाए। यहाँ पे एटीपी बनता है, ये हमारा क्या है, एडीपी है। एडीपी हमारे कन्वर्ट होते हैं एटीपी में, जो एक एनर्जी का रूप होता है। और वहीं पे हमारा, यहीं पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो यहाँ से एनर्जी, वाटर तो हमारे बॉडी के लिए यूज हो जाती है, लेकिन ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये वापस से कहाँ पे जाता है, हमारे ब्लड में आता है। वापस से कहाँ पे आता है, ब्लड में आता है। ब्लड से उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी जो एल्वुलाई होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वुलाई क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्रोंकियोलस से, ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में, लैरिंक्स से, फेरिंग्स में होते हुए नोज से हमारा कहाँ पे आ जाता है, एयर में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, एयर में आ जाता है। फिर एयर से हमारे, जैसे हमको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे पेड़ पौधे को भी सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में एनर्जी बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे पेड़ पौधे भी हमारे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उसमें फल लगता है, वो भी मूव करते हैं। पेड़ पौधे हमारे क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पेड़ पौधे क्या है, एक टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उनमें भी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब उनमें भी क्या बनता है, एनर्जी बनता है। लेकिन उनको एनर्जी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, CO2 की जरूरत पड़ेगी। तो CO2 उनको कहाँ से मिलता है, एक ह्यूमन बॉडी से मिलता है।
कहाँ से मिलता है? एक ह्यूमन बॉडी से मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है। ठीक है, वो क्या है? एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। पेड़ पौधे पे हम लोग निर्भर है, पेड़ पौधे पे हम लोग निर्भर है और पेड़ पौधा हमारे पे निर्भर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही हमारी प्रोसेस चलती रहती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कहाँ पे आते हैं? एयर में आते हैं। उस एयर से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ पौधे देकर क्या करते हैं? उसको यूज कर डालते हैं अपने काम के लिए। इसलिए एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, कम पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रीथिंग देखते हैं। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग तो आप लोग को पता है। ब्रीथिंग क्या होती है? सांस को लेना ही हमारी क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। ठीक है, सांस को लेना ही क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। इट इज ए जनरली ए फिजिकल प्रोसेस। जो ब्रीथिंग होती है ये क्या होती है? एक टाइप की जनरली क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। मतलब कि हर इंसान इस एक्टिविटी को शो करता रहता है अपने बॉडी में। हर इंसान, कोई भी देखिए, बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, छोटे बच्चे हो गए, बड़े बच्चे हो गए, जानवर हो गए, सब लोग क्या करते हैं? इस एक्टिविटी को अपने बॉडी में करते रहते हैं, सर्वाइव करते रहते हैं। मतलब कि इस एक्टिविटी को शो करते रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये हमारी बॉडी की सबसे जनरली और फिजिकल एक्टिविटी होती है। इस एक्टिविटी में क्या होता है? आप टेकिंग एयर, ठीक है, इनटू द बॉडी या फिर लंग्स। इस एक्टिविटी में क्या होता है? आप एयर से ऑक्सीजन को देते हैं और एक्सपेंड करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को। मींस कि इस प्रोसेस से आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड को देकर कहाँ पे देते हैं? ब्लड या सॉरी लंग्स या फिर आपके बॉडी में देते हैं। लंग्स है तो लंग्स से पूरे बॉडी में जाएगा। ठीक है, लंग्स से पूरे बॉडी में जाएगा। किसके थ्रू जा रहा है भाई? ब्लड के थ्रू जा रहा है। ये ब्लड जो होता है किससे अटैच होता है? हमारे एल्वुलाई से अटैच होता है। ऐसे ही एल्वुलाई के पास ऐसे ही हमारी क्या अटैच होती है? ब्लड वेसल्स अटैच होती है। ठीक है, यही से हमारे क्या होती है? यही से हमारे कुछ पोर्स होते हैं, उंगली नुमा संरचना होती है जो क्या करती है? एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्लड को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकाल कर किसमें देती है? एल्वुलाई में देती है। ठीक है, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है। जनरली हर इंसान में, हर जानवर में, हर पेड़ पौधे में, सब में होती रहती है। इस प्रोसेस में इंसान इंसान ऑक्सीजन को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। और यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर इसके बाद क्या है? रिस्पायरेशन। क्या है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन देखते हैं क्या होता है? इट इज द कंप्लीट बायोकेमिकल प्रोसेस। रिस्पायरेशन क्या है? एक टाइप का कंप्लीट बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, आप एक्सचेंजिंग गैसेस, बात समझ में आया? रिस्पायरेशन क्या होती है? रिस्पायरेटरी ट्रैक नहीं, रिस्पायरेटरी सिस्टम हम बता दिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब हम समझते हैं रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेटरी ट्रैक बना है किससे बना है? रिस्पायरेशन से बना है। अब जो रिस्पायरेशन हो रहा है वो हमारा एक ऑर्गन नहीं कर रहा है, उसमें भी हमारे क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिले होते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन आते हैं। जैसे हमारा भोजन माउथ से पास होता है तुरंत, ऐसे एक रास्ते से होते हुए कहाँ पे जाता है? हमारे पेट में आता है। वैसे एयर हमारे नोज से पास होते हुए एक रास्ता से क्या होती है? हमारे लंग्स में आती है। ठीक है, तो जब इस रास्ते को इस रास्ते से क्या ट्रेवल करता है? एयर ट्रेवल करता है। तो ये एयर हमारे किस किस ऑर्गन से गुजरता है उसी को क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक करते हैं। अब ये जो एयर होता है वो ऑर्गन तक तो जाएगा। नोज गया, नोज कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये क्या है? ये सभी टाइप हमारी ऑर्गन है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक बना रही है, मतलब रास्ता बनाती है। ठीक है, बात समझ में आया? रिस्पायरेशन समझ में आया? रिस्पायरेशन एक टाइप की कंप्लीट बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। कंप्लीट बायोकेमिकल मतलब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली एक केमिकल प्रोसेस होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली एक केमिकल प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में गैसेस का आदान प्रदान होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और O2 को क्या करते हैं? देते हैं। ऑक्सीजन को देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बात समझ में आया? विच इंक्लूड ब्रीथिंग। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं हम? ब्रीथिंग के थ्रू करते हैं। गेटिंग एयर इनटू लंग्स, जिसके वजह से एयर हमारा कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस टू द बॉडी सेल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी एटीपी। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? रिस्पायरेटरी समझ में आया? समझ में आया।
इट इज द कंप्लीट बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है, एक टाइप की कंप्लीट बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है। इस प्रोसेस में हमारी ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग क्या होती है, हम लोग एयर लेते हैं, ये एयर हमारे नोज से होते हुए कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है। इतनी बात समझ में आया। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस टू द बॉडी सेल्स, ये गैसेस हमारे ब्लड से कहाँ जाते हैं, बॉडी सेल्स में जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, जहाँ से क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है, एटीपी बनती है एंड एक्सपेंडिंग CO2, ठीक। और वहां से क्या होती है, एनर्जी बनती है। फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में कोई भी यूज नहीं रहता है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। बात समझ में आया इतना। अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। चलो आगे की हमारी टॉपिक क्या है, एनाटॉमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है, एनाटॉमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आप हमारा फिगर देखिए, ये है राजू जी, ठीक है। राजू जी का लंग से, का सिस्टम है। हाँ, राजू के अंदर का सिस्टम है, ये लंग से, ठीक है। आँख थोड़ा छोटा आँख थोड़ी सी छोटी है राजू की, बस। इतनी भी छोटी नहीं है, क्यूट लगती है उसकी आंखें, देखो कभी ध्यान से। छोटा सा ही है, जो काफी इनका मैम दिखेगा तब तो दिखेंगे ना। इतनी बेइज्जती करे, दिखेगा तब ना दिखेंगे। देखो चलो देखो दिखा रहा है चश्मे निकाल कर। चलो आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। तो ये कौन सी, ये क्या है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। फिगर अच्छा नहीं बनाया, समझ में तो आ रहा है ना, सिर्फ माउथ गड़बड़ है। तो देखिए जो मेरा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, वो हमारे दो चीजों में क्या होता है, कंसिस्ट होता है। कितने कितने पार्ट में, दो पार्ट में कंसिस्ट होता है। एक इसका होता है अपर पार्ट, एक होता है कौन सा, लोअर पार्ट। एक आपका होता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा कौन सा होता है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो सिर्फ यहीं तक आता है, इतना इतना तक हमारा किसमें आता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। बाकी इसके नीचे हमारा कौन सा आता है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपको यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है, मतलब यहाँ से बाद यहाँ पे बीच में आपको क्या दिखेगा, गैप दिखेगा। ये जो गैप होता है, इसी के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंस होता है। पढ़ के आए हो मतलब, बात समझ में आया। तो देखिए ये हमारा क्या है, सामने वाला क्या है, नोज है, ये वाला क्या है, हमारा नोज है, ठीक है। नोज के बाद ऊपर वाला हमारा क्या होता है, नेजल कैविटी होता है। नोज में क्या प्रेजेंस होते हैं, हेयर्स प्रेजेंस होते हैं, जो धूल धक्कड़ या फिर जो मतलब गंदे चीज होते हैं हवा के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं, उसको क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। जैसे धूल धक्कड़ हो गए ना, ऑक्सीजन दे रहे हैं भाई, जहाँ पे गाड़ी चल रही है वहां पे भी आप क्या करते हैं, हवा तो देते हैं, लेकिन वो गाड़ी ढेर सारा गर्दा उड़ा के जाती है, वो गर्दा आपके हवा में मिक्स हो जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उस हवा को दे देते हैं। तो आपका ये जो पोर्स है, इसमें जो क्या प्रेजेंस है, बाल प्रेजेंस है, रोवे जो प्रेजेंस होते हैं, वो धूल धक्कड़ को क्या करते हैं, रोक के रखने का काम करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं। म्यूकस, हाँ म्यूकस भी चिपकाने का काम करता है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, नोजल कैविटी। कौन सा है, नोजल कैविटी। नोजल कैविटी के पास क्या सिक्रीट होता है, यहाँ ऊपर वाला जो होता है ये बोन होता है, लेकिन इसके अंदर की जो मसल्स होती है, इसके अंदर की जो बोन होती है वो किससे बनी होती है, कार्टिलेज बोन होती है, ठीक है। वहाँ से क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, किसमें, नोजल कैविटी में, ठीक है। नोज में क्या प्रेजेंस होते हैं, हेयर्स प्रेजेंस होते हैं, लेकिन नोजल कैविटी में क्या प्रेजेंस होते हैं, म्यूकस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। कहाँ से, कार्टिलेज टिश्यू से म्यूकस सिक्रीट होते हैं। वो जो म्यूकस होते हैं ना, वो धूल धक्कड़ को चिपकाने का तो काम करते ही करते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया वायरस को भी, जो मतलब फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उसको भी क्या करता है, उसमें चिपका देता है, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक संरचना दिख रही है, मतलब ए वाला जो ऐसे होल जो दिखता है, आप आइए ना, ऐसे होल है ना, जैसे ऐसे हाथ डालने के तो ऐसे निकल जाएगा। सनी देओल का एक डायलॉग है ना, खलक में डालकर कलेजा निकाल लेंगे, वो वाली मूवी है, देखे हो कि नहीं, सनी देओल का, उसका डायलॉग ही बहुत हाई फाई रहता है। सनी देओल की मूवी मतलब देशभक्ति ज्यादा बनाते हैं, ये सनी देओल ना जी, देशभक्ति मूवी उनकी ज़्यादा भी रहती है और अच्छा भी लगता है यार। कभी कोई बहुत सारी ऐसी मूवी है जो हमको सनी देओल की पसंद आई थी, ठीक है। तो उनका डायलॉग भी हट कट के रहता है, वो अपने बॉडी पे ज़्यादा, तो इसका ज़्यादा वो दिखाते हैं, ठीक है। तो वही बोले थे, खलक में डाल कर कलेजा निकाल लूंगा,
जिसमें उसके पूरे परिवार का जो मार देते हैं और उनके भाई को जो छत पर से फेंक देते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उनके भाई को छत पे फेंक देते हैं। अमरीश पुरी भयानक गुंडा है, एकदम माना जाना गुंडा है। उसको हीरो में कन्वर्ट कर देंगे ना, वो अच्छा लगने नहीं करेगा। घातक मूवी, सही बात। अगर अमरीश पुरी को ना हीरो में कन्वर्ट कर देंगे, कभी भी हीरो में बन जाइए, वो कभी अच्छा लगेगी ही नहीं करेगा। उसका जो रोल है ना, वो गुंडे पर ही अच्छा लगता है। हाँ, तो वही बात है। तो वही बोलता है खड़क में डालकर तुम्हारा कलेजा खींच लो, मतलब ऐसे डालेगा, यहाँ से आपका हार्ट निकाल देगा। ठीक है, यही पे होता है, बीचों बीच में क्या होता है, आपका हार्ट होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रैकिया है। ये जो बीच में एक आपको ऐसा होल्डर दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स और फेरिंग्स जो होते हैं, ये वॉइस प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। जो हम बोलते हैं उसको प्रोड्यूस करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, फिर ये हमारे एयर को भी आगे पास करते हैं। ठीक है, फेरिंग्स तक तो हमारा कौन सा हो गया, अपर पार्ट। ये हमारा कौन सा है, अपर पार्ट। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होगा, लोअर पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से इसके नीचे हमारा क्या होगा, लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में क्या आता है, ट्रैकिया आता है। क्या आता है, ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया में क्या लगा रहता है, छोटे छोटे कार्टिलेज लगे रहते हैं। ऐसे छू कर देखिए ना, यहाँ पे आपको लगा है, यहाँ पे आपको ऐसे कार्टिलेज जैसी संरचना दिखेगी। ठीक है, ऐसे राउंडिंग साइड का क्या लगा रहता है, रिंग टाइप का कार्टिलेज लगा रहता है, जो पाइप को क्या करता है, फुलाने का काम करता है। ये पाइप है, जैसे एक पाइप है ना, पाइप को क्या करिए आप, जब तक पानी भरा है तब तक खुला है, फिर आप उसको पानी उससे निकाल लीजिए, वो पाइप क्या होगा, पचक जाएगा। तो यहाँ पे भी ये पाइप थोड़ी सी मोटी रहती है, पचकने का भी यहाँ पे क्या होता है, डर होता है। ये पाइप पचक न जाए आपस में, इसलिए वहाँ पे क्या लगी रहती है, एक कार्टिलेज की बोन लगी रहती है, जो पाइप में होल बना के रखने का काम करती है और पाइप को स्टे रखने का काम करती है। ठीक है, ताकि पाइप हमारी पचके ना। अगर पाइप पचक जाएगी, चाहे जितना करते रहो, सांस आगे पास ही नहीं होगी। ठीक है, देखो ना, सर्दी जब हो जाती है कितनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर यही पचक जाए तो इंसान जी ही नहीं पाएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो भगवान यहाँ पे पहले से ही कार्टिलेज लगा के रखे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारी क्या है, ब्रोंकाई है। ये जो दो पार्ट में बढ़ गया है, यहाँ से आया है, फिर ये हमारा क्या है, दो पार्ट में यहीं से हमारा क्या हो गया, बढ़ गया है। वो हमारा क्या कहना है, ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई से ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या निकले हैं, ब्रांचेस निकले हैं। ऐसे ऐसे क्या निकले हैं, ब्रांचेस निकले हैं। ये सारे जो ब्रांचेस होते हैं ना, ये हमारा क्या कहलाता है, ब्रोंकियोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रोंकियोलस कहलाता है। ये जो ब्रोंकियोलस होता है, ब्रोंकियोलस पे ही अटैच रहता है एल्वुलाई। क्या अटैच रहता है, एल्वुलाई अटैच रहता है। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा जो हार्ट होता है, सॉरी, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के जस्ट नीचे ही हमारा क्या पाया जाता है, डायाफ्राम पाया जाता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंस होता है, डायाफ्राम। अब ये जो डायाफ्राम होता है ना, ये डायाफ्राम क्या करता है, हार्ट को, लंग्स को, मतलब ऑक्सीजन को, हार्ट को फुलाने और पचकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम सांस को लेते हैं तो ये हमारा डायाफ्राम क्या होता है, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, अंदर की तरफ चल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेफड़ा होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। फिर जब आप रिलैक्स करते हैं उस समय आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब आप रिलैक्स ऐसे ले रहे हैं तो उस समय आपका ये जो चेस्ट होता है वो सामने की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। क्यों मूव करता है, क्योंकि इसके जो बोन्स होती है, इस पे जो बोन्स प्रेजेंस होती है उसको किस नाम से जानते हैं, रिब बोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिब बोन के नाम से जानते हैं। जो रिब बोन होती है, एक तो आपकी कार्टिलेज की, यहाँ से जो आपकी स्टर्नम से निकली होती है वो हमारी कौन सी बोन होती है, कार्टिलेज की बोन होती है। फिर यहाँ से हमारी एक जो टाइट वाली बोन होती है वो लगी होती है। तो जो हमारा चेस्ट थोड़ा सा मूव करता है, अप डाउन करता है, किसकी वजह से करता है, कार्टिलेज की वजह से करता है, क्योंकि वो बोन क्या होती है, नरम होती है। ठीक है, जब आप सांस को लेते हैं आपका फेफड़ा आगे आता है, लेकिन उस समय क्या होता है कि जो आपका ये वाला है डायाफ्राम, वो अंदर चला जाता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब डायाफ्राम आपका नीचे भाग गया, पीछे की तरफ भाग जाता है, और जो आपकी ये वाली जो पसलियाँ होती है, ये वाली जो पसलियाँ होती है वो भी थोड़ी सी क्या होती है, दब जाती है, जिसकी वजह से आपका फेफड़ा आसानी से मूव करता है। लेकिन जब आप सांस को छोड़ते हैं तो आपका ये क्या होता है, रिलैक्स होता है। लेकिन उस समय आपका जो डायाफ्राम होता है वो क्या करता है, वो हार्ट को मूव करवाता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यही क्या करता है, धक्का देता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या निकले, बाहर निकले। ठीक है, इसके अलावा भी ये अगर दब जाती है,
जो डायाफ्राम होता है, कहते हैं ना खाना खाते समय हिचकी क्यों आती है, कहावत सुने हो कि नहीं, खाना खाते समय हिचकी क्यों आती है, देखे हो वो क्या होता है, सुने हो ना, जी सुने, हिचकी हुआ भी क्यों है, आती है, हुआ भी है। हिचकी तब आती है जब आपके यहाँ पे आपके लंग्स में खाना मतलब आपका जो भोजन होता है वो क्या होता है, आपके ये पाइप से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए, वो मतलब फूड पाइप में ना होते हुए आपके एयर पाइप में घुस जाता है, तब ये सब क्या करते हैं, उस खाने को तेजी से निकालने की कोशिश करते हैं। जब आप हिचकी करते हैं ना तो बड़ी तेजी से आती है, ऐसे करके आती है, ठीक है। उस समय जोर लगता है, कौन लगाता है, आपका रिस्पायर, ये वाला जो है क्या डायाफ्राम, और ये आपकी जो पसलियाँ होती हैं ये मदद करती है, इसको क्या करती है, ऊपर की तरफ ऐसे ढकेलती है, तुम जितना सिकोगे पच को ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे फेंको, तब वो क्या करता है, भोजन को बाहर निकालने के लिए, मतलब भोजन को बाहर निकालता है, ठीक है। आप पानी पी लेते हैं तो वो और आराम से भोजन निकल रहा है, उसको तुरंत क्या करता है, पास करते हुए चला जाता है, ठीक है। इसीलिए हिचकी किसी को आती है तुरंत क्या, पानी दे दो, हाँ लंग्स, हमारे लंग्स में भोजन गया है उसको निकाल रहा है, पानी दे दो, जितना भोजन निकलेगा वो आप पानी पिएंगे तो वो भोजन क्या होगा, पास आउट होते हुए चला जाएगा। कब, जब ये हमारे इस वाले पाइप में घुसने लगता है तब, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये डायाफ्राम मदद करता है, बहुत बड़ा रोल होता है डायाफ्राम का। लेकिन जब प्रेगनेंसी लेडीज होती हैं तो प्रेगनेंसी लेडीज में उनके पेट में बच्चे आ जाते हैं तो ये डायाफ्राम क्या होता है, अंदर चला जाता है, दब जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी लेडीज को आप देखेंगे कि सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो सांस लेती हैं, वो क्या मदद करती हैं, उनकी आसपास की ये जो पसलियाँ होती है, जो लगी होती हैं, वो इसको अप डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो पसलियाँ होती हैं वो प्रेस करती हैं, जब आप ऐसे किए तो ये पसलियाँ आपकी क्या हो गई, पीछे चल गई, डायाफ्राम अंदर चला गया। जब आप सांस को छोड़ेंगे डायाफ्राम ऊपर आ रहा है ना, ये पसलियाँ क्या हो रही हैं, आगे आ रही है, तो ये इसको लंग्स को हमारे क्या करती है, अंदर से प्रेस करती है, ऊपर की तरफ ढकेलती है, उसको प्रेशर देती है ताकि तुम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालो बॉडी से, ठीक है। बात समझ में आया। तो उस समय जब प्रेगनेंसी महिला रहती हैं उनका डायाफ्राम दब जाता है, लेकिन तब भी वो देखो ना सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको बड़ी चल नहीं पाती है, ऐसा वैसा बड़ी प्रॉब्लम देखने वो उनका मतलब 8वां और 9वां महीना बहुत बुरी कंडीशन से बीतता है, क्योंकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सोती रहती है, फिर भी देखो जैसे हाफती रहती हैं, ऐसा बहुत तेजी सांस लेती हैं या फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो उनका ये पसलियाँ मजबूत करती हैं, कितना मजबूत करेगी, पहले के जैसे। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। तो देखते हैं जो मेरा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक रहता है उसमें हमारा क्या क्या प्रेजेंस रहता है, नोजल कैविटी, फेरिंक्स और लैरिंक्स। क्या क्या प्रेजेंस रहता है, नोजल कैविटी, फेरिंक्स और ये हमारा क्या है, लैरिंक्स। ये हमारे 4 पार्ट किस में आता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, और नीचे हमारा जितना भी पार्ट है वो हमारा किस में आता है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूलस आता है, लंग्स आता है, एल्वोलाई आता है, डायाफ्राम आता है और कोस्टल मसल्स आते हैं। क्या आते हैं, कुछ हमारे कोस्टल मसल्स भी होती हैं जो लंग्स को पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लंग्स को क्या करती है, पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बात समझ में आया। कुछ हमारे फिजियोलॉजी होती है किसकी, रिस्पायरेटरी की। रिस्पायरेटरी सिस्टम की कुछ फिजियोलॉजी होती है कि मतलब कि हम रिस्पायरेशन लेते कैसे हैं, ठीक है। सबसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले कौन सा है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। कौन सा है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। जैसे वेंटिलेशन लगता है ना, हॉस्पिटल में देखे थे जब कोविड का समय चल रहा था तो एयर की, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। उस समय लोगों को एयर के मतलब उनके बॉडी में वेंटिलेटर लग रहा था, बहुत सारे हॉस्पिटल में एयर्स नहीं थे। उस समय की बात कर रहे थे जब कोविड चल रहा था, क्योंकि जितने भी पेशेंट आ रहे थे ना सबका क्या हो रहा था, यही लंग्स से ही जाम हो जा रहा था। वो कहाँ पे अटैक कर रहा था, आपके लंग्स पर ही अटैक कर रहा था। वो लंग्स को ही क्या कर देता, पूरी तरह से जकड़ देता था, जिससे इंसान को क्या हो रहा था, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब इंसान को सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत है भाई, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन और हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, वेंटिलेटर नहीं था, ठीक है। तो उनकी ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। भाई ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, क्योंकि जो कोविड था वो कहाँ पे अफेक्ट किया था, सीधा लंग्स में ही अफेक्ट किया। अब लंग्स को अफेक्ट करने का मतलब समझ रहे, उसका सारा फंक्शन ही बंद हो जाता था। अब उसको ऑक्सीजन देना पड़ रहा था, ऊपर से किसके थ्रू,
वेंटिलेशन के थ्रू। वेंटिलेशन को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रीथिंग क्या होती है, सांस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है, वही प्रोसेस क्या होती है, ब्रीथिंग कहलाती है। तो कोविड के टाइम में वेंटिलेटर की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ठीक है। इसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से या फिर वेंटिलेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी कोविड में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जो ब्रीथिंग होती है ना, ये दो टाइप की होती है, ठीक है। कौन सा होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जो इंस्पायरेशन होता है, इसमें इस इंस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, एयर को यानी हवा को अपने लंग्स के अंदर भरते हैं। एक्सपायरेशन में क्या होता है, एयर को अपने लंग्स से, मतलब हवा को अपने लंग्स से बाहर करते हैं, लीव करते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं। बात समझ में आया। इंस्पायरेशन में हवा को हम लोग अपने लंग्स के अंदर भरते हैं, लेकिन एक्सपायरेशन में हवा को या फिर ऑक्सीजन, जैसे कि इंस्पायरेशन में हम क्या लिए, हवा को अपने लंग्स के अंदर भरे, सांस को लिए, लेकिन एक्सपायरेशन इन मतलब अंदर, ये हमारा हवा अंदर जा रहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, ये हमारा हवा क्या आ रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जो हवा अंदर जा रही है उस प्रोसेस को इंस्पायरेशन करते हैं, जब हवा बाहर निकलती है उस प्रोसेस को क्या करते हैं, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम लोग हवा को लंग्स के अंदर भरते हैं, एक्सपायरेशन में हम लोग हवा मतलब लंग्स से हवा को बाहर निकालते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस होता है, ये मोस्टली किसके थ्रू होता है, एल्वुलाई के थ्रू होता है और हमारा हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, ठीक है। हमारे ब्लड के थ्रू होता है, एल्वुलाई के थ्रू होता है। पहले तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे जाता है, जितने भी एयर होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, हमारे एल्वुलाई के पास जाते हैं। एल्वुलाई क्या करती है, सारे ऑक्सीजन को छोड़ देती है, सिर्फ किसको देती है, एयर को देती है। किसको देती है, एयर को देती है, और सारे ऑक्सीजन को छोड़ देती है। वो ऑक्सीजन वापस से क्या होता है, जितने कंसंट्रेशन में रहता है उतने कंसंट्रेशन में निकल जाता है, लेकिन 78% हमारा कौन सा निकलता है, नाइट्रोजन ही निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा के निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से भी निकलते हैं। जब एयर ग्लूकोज के साथ मिलता है तो वो एटीपी बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, एटीपी में कि ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे एटीपी बनती है और हमारा CO2 भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करती है, रिमूव आउट करवाने का काम कौन करती है, एल्वुलाई। पहले तो एल्वुलाई हमारे ब्रोंकाई से ऑक्सीजन को दी, उस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है ब्लड में। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या प्रेजेंस होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होते हैं। किसमें प्रेजेंस होते हैं भाई, रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये जो हमारी एल्वुलाई होती है वो गैसेस का आदान प्रदान करती है, इतना सबको पता है। लेकिन ये हमारी एल्वुलाई क्या होती है, ब्रोंकाई से ऑक्सीजन को देती है, फिर कहाँ पे ट्रांसफर करती है, ब्लड में ट्रांसफर करती है। किसमें, ब्लड में ट्रांसफर करती है। ब्लड में हमारे RBC, WBC, प्लेटलेट सब होते हैं। हमारे ब्लड में क्या होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट सब होते हैं। उसी में RBC में क्या प्रेजेंस रहता है, हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंस रहता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो मोस्टली कैरी करता है किसको, ऑक्सीजन को। मतलब कि हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करवाता है, हीमोग्लोबिन। यही जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे बॉडी तक, टिश्यू तक ऑक्सीजन को लेकर जाता है। ब्लड में से और मतलब हमारे एल्वुलाई से ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है, हीमोग्लोबिन पकड़ता है। हीमोग्लोबिन अपने पास ऑक्सीजन को लेता है, उसी ऑक्सीजन को टिश्यू ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। टिश्यू तक, सेल्स तक पहुंचाएगा। सेल्स के बाद वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया लेगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, उसको एनर्जी बनाती है और बहुत सारी चीजें होती रहती है, ठीक है। बात समझ में आया। फिर इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको जो हमारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। कौन सा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होता है वो कैरी करता है। कौन कैरी करता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको कौन कैरी करता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कैरी करता है। मतलब एल्वुलाई से ऑक्सीजन कौन देता है, हीमोग्लोबिन देता है। फिर उस ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचाता है, हमारे सेल तक पहुँचाता है, और सेल से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वो कहाँ पे पहुँचाता है, एल्वुलाई के पास। एल्वुलाई क्या करती है, उस ऑक्सीजन को
बॉडी से बाहर निकाल देती है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स के पास जाता है, लंग्स सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के पास जाता है, फिर वहां से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। बात समझ में आया? जो ऑक्सीजन होता है उसको कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कौन कैरी करता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। फिर इंटरनल रिस्पायरेशन में देखें तो गैस एक्सचेंज होती है बिटवीन द ब्लड थ्रू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, गैस हमारी कहाँ से एक्सचेंज होती है? पहले ब्लड में आती है, ब्लड से फिर वो गैस हमारे बॉडी टिश्यू में जाती है। ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन ऐसी प्रोसेस होती है जब सेल यूज करती है ऑक्सीजन टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जब हमारी सेल क्या करती है? एटीपी को बनाने के लिए ऑक्सीजन का यूज करती है। मीन्स की सेल भाई एटीपी कहाँ बनती है? सेल से बनती है। सेल से कौन से पार्ट बनाता है भाई? सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर ऑफ द एनर्जी के नाम से जानते हैं ना, पावर ऑफ हाउस के नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब वो एनर्जी बनाता है, लेकिन उसको एनर्जी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो ये एटीपी जब एटीपी हमारे सेल्स में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अब हम एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है? नोज एंड नोजल कैविटी। पहले हम देखते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। क्या देखते हैं? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट।